हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिकम टीचर। आज के वीडियो में हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, वर्णमाला को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके बिहार बीएड परीक्षा में वर्णमाला से हमेशा से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसका जो है पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि वर्णमाला क्या है, और इससे कहीं से भी फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और हम वर्णमाला के सभी इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उसको डील करेंगे और उसको समझेंगे कि इससे प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला आप देख रहे हैं। वर्णमाला कैसे बनता है? कैसे बनता है? तो माला जो है, माला तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एक क्रम होता है ना। जब भी हम उसको एक क्रम में लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक माला के फॉर्म में आ जाता है। तो वैसे ही ये जो है वर्णों की माला होती है। तो हम जानेंगे कि वर्ण वर्ण क्या है। यहाँ पे देखिए वर्ण क्या है। वर्ण जो है भाषा की लघुतम इकाई है। देखिए, अक्सर जो है ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि वर्ण जो इकाई है, या फिर पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो हमारा क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। देखिए, वर्ण का जो एक अलग नाम जो है वो है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि को भी वर्ण ही बोला जाता है। तो हमें अगर कहीं वर्ण ना दिखे तो हम ध्वनि को भी कह सकते हैं कि ये भाषा की लघुतम या सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि आपका वर्ण जो है अ है ना। अ आपका एक वर्ण है। देखिए, क भी एक वर्ण है, लेकिन अगर हम क जो है पूरा लिखते हैं तो ये अक्षर हो जाता है। तो इसके नीचे हलंत लगाकर हम क वर्ण को लिखते हैं। जितने भी व्यंजन वर्ण है उसको अगर हम सिर्फ व्यंजन के फॉर्म में लिखेंगे, वर्णों के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमको हलंत लगाना पड़ेगा। और वही अगर हम बिना हलंत के क को लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, अक्षर हो जाता है। क्या होता है, अक्षर हो जाता है। तो कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो क अक्षर है वो कैसे बना हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। पहला कौन सा, एक क, और उसके बाद हम अ की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो क और अ के मेल से हमारा क बनता है, जो कि ये अक्षर है। लेकिन ये हमारा क और अ क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तो याद रखेंगे कि क एक, हम जब वर्ण के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क को हलंत लगा के ज़रूर लिखेंगे, या किसी भी क से लेके ग तक के वर्ण को जब हमें अधूरा लिखना होगा या वर्ण के फॉर्म में लिखना होगा तो हमें हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा। हलंत। ठीक, चलिए, तो ये हो गया वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वर्णमाला के ही लिए। क्या कह रहा है कि हिंदी में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारे हिंदी में जितने भी वर्ण प्रयुक्त होते हैं, हम देखते भी हैं कि अ से लेकर अह तक हमारे स्वरों की वर्णमाला होती है, और क वर्ग से लेकर प वर्ग, प वर्ग भी, और फिर य से लेके ज्ञ तक, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण माला का है। ये हमारे व्यंजन की वर्णमाला है, और ऊपर जो है हमारे स्वर की वर्णमाला है। ठीक है, स्वर की है और ये है व्यंजन की। तो हमें देखना है कि कैसे हम वर्णमाला को विभाजित किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये है हमारे स्वरों की वर्णमाला और ये है हमारे व्यंजन की वर्णमाला।
दो भागों में वर्णमाला को बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि अगर इसके अगला जो है हमारा पॉइंट कहता है कि वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कभी कभार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब कि फिक्स होता है कि आपका क के बाद ख आएगा, है ना, ग आएगा, घ आएगा, अंग आएगा, फिर आपका च वर्ग है ना, तो ये च शुरू होगा। या फिर हम देखते हैं कि अ के बाद हमारा क्या आता है? आ आता है, ई आता है, ई आता है। तो यही है कि वर्णमाला में हमारा एक समूह फिक्स होता है जो कि क्रमबद्ध रूप से फिक्स रहता है। तो हम इधर उधर इसको नहीं लिखते हैं, हमेशा क के बाद ख को, उसके बाद ग को, उसके बाद घ अंग को, फिर उसके बाद च को, या फिर अ के बाद आ, ई, या फिर जितने भी वर्ण है इसके लिखे जाते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला जो है वो कैसा समूह होता है, तो आप कह सकते हैं कि यह क्रमबद्ध समूह में होता है। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा अगला पॉइंट है मात्राएं, है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है। मात्राएं लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या होती हैं। देखिए हम लोग अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा पढ़ते हैं, है ना। तो मात्राएं किस में होती हैं? हम कह सकते हैं कि ये मात्राएं स्वरों की होती हैं, है ना। स्वर की मात्रा होती है तो हम कह सकते हैं कि स्वर में मौजूद होती है मात्रा। व्यंजन में इस मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने है कि व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, है ना, उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ किसका? स्वर का योग होता है। स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। देखिए अब मात्राएं हमारी, आपसे पूछा जाए कि मात्राएं किस वर्णों में पाई जाती हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि स्वर में पाई जाती हैं। मात्राएं जो है स्वर में पाई जाती है। व्यंजन का उच्चारण करने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? व्यंजन का उपयोग करने में, व्यंजन का उच्चारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप क का उच्चारण करते हैं, है ना, तो क का उच्चारण करने के लिए आपको, क तो हमारा व्यंजन है जिसमें हलंत लगा के लिखते हैं, तो अगर हलंत आप लगाते हैं तो अ का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन क का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें अ का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये अ जो है हमारी क्या है? यही मात्रा है। क्या है? यही मात्रा है। तो मात्राएं हमारी क्या होती हैं? स्वरों की होती हैं। जैसे कि अगर हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें ये मात्राएं उनका उच्चारण करने में सहायता प्रदान करती हैं। चलिए आगे और एग्जाम्पल पे इसको देखते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि आप का उच्चारण कीजिए, है ना, आप का उच्चारण कीजिए, तो आप कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग करेंगे? तो देखिए क एक व्यंजन है उसका प्रयोग करेंगे और इस पे मात्रा का प्रयोग करेंगे आ की, है ना। तो ये आ जो है हमारी एक मात्रा है और क जो है एक व्यंजन है। तो मात्रा हमने देखा, स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये मात्रा कैसी है? अगर आ की मात्रा की बात करें तो आ की मात्रा ये होती है ना। ये क्या हो गया? ये मात्रा है आ की। अगर हमें उच्चारण करना पड़ता है की का, है ना, की का उच्चारण करना पड़ता है तो हम क व्यंजन और प्लस बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखे हैं कैसे? तो हमारा मात्रा जो हो जाता है बड़ी का, वो कैसा होता है? तो आप कह सकते हैं कि ये मात्रा है। क्या हो गया? ये हमारी मात्रा हो गई बड़ी की। तो सारी मात्राओं को हम लोग एक एक करके अगर देखेंगे तो देखते हैं कि अगर अ की मात्रा हमारी कुछ नहीं होती है ना, कोई अगर वर्ण लिखा है तो उसकी मात्रा जो है उसमें अ का पहले से ही मौजूद रहता है।
आ की मात्रा को हम देखते हैं तो हमारी मात्रा क्या है, आ की 1 पाई है। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हमारी ये होती है। बड़ी ई की मात्रा इस तरफ से होती है। फिर अगर हम बात करें ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा का ये संकेत होता है, वहीं बड़े ऊ की मात्रा का संकेत ऐसा होता है। ए की मात्रा का संकेत कैसा होता है, एक ऊपर एकले, है ना। ए की मात्रा का संकेत इसके ऊपर 2 रहता है। वही ओ की बात करते हैं तो हमारी मात्रा हो जाती है पाई के साथ ऊपर एकले। औ की बात करते हैं तो हमारी मात्रा क्या हो जाती है, पाई के साथ 2 एक। अंग की मात्रा जो है वो ऊपर बिंदु अनुस्वार जिसको बोला जाता है, और अह की मात्रा हमारी विसर्ग होता है। तो ये सारी जो है वो मात्राएं आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सारी मात्राएं आपके सामने हैं, इन्हीं को मात्रा बोला जाता है। और इनका यूज क्या किया जाता है, व्यंजनों के उच्चारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्वरों का तो हमारे पास स्वर जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जब व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो इनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो कि हमने ऊपर ही बात की थी कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो है वो वर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर वर्ण हो जाता है, या फिर इसी का एक अलग जो नाम है वो हो जाता है ध्वनि, है ना। जैसे कि हमारा अ है, या क है, या आ है, या फिर प है, या फिर र है। सब में व्यंजनों में हम हलंत लगा के लिखेंगे अगर हम इनकी ध्वनियों को लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। वही अगर अर्थ के आधार पे देखते हैं, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। कैसे, अर्थ के आधार पे शब्द को क्यों माना गया है वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, अर्थ के आधार पे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है शब्द, क्योंकि अगर आप वर्णों का देखते हैं तो अर्थ नहीं निकल पाता है ना। वर्णों का अर्थ नहीं निकल पाता है। अर्थ के हिसाब से शब्द ही सबसे छोटी इकाई है जिसका हम लोग मीनिंग बता पाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई शब्द है ना, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो कमल शब्द है, कमल आपका एक मीनिंगफुल शब्द है, या फिर राम, है ना, या फिर गाय। ये सारे शब्द जो हैं मीनिंगफुल है। लेकिन अगर कहा जाए कि क का क्या अर्थ निकलता है तो आप इसका अर्थ जो है वो नहीं बता पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अ का क्या अर्थ होता है तो इसका भी आप अर्थ नहीं बता पाएंगे। तो अर्थ के आधार पे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाती है, शब्द को बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, शब्द अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला जो है वो पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है भाषा की पूर्णतः इकाई, ठीक है। भाषा की पूर्णतः इकाई, देखिए पूर्णतः का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे अर्थ के आधार पे था, और पूर्णतः का जब भी पूछे प्रयोग तो आप वाक्य को बोलेंगे, है ना। एक वाक्य जो है भाषा की इकाई होती है, पूर्ण इकाई होती है। अगर हम शब्द की बात करते हैं तो आपको ये भाषा नहीं बना पाती है ना। एक आप इससे किसी भाषा को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाया जाता है, ये वाक्य कैसे बनता है, तो शब्दों को जोड़कर तो वाक्य हमारा बनता है शब्दों को जोड़कर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि राम आम खाता है ना। तो हमारे जो है शब्द आके जुड़ जाते हैं
तो हमारा वाक्य बनता है। जैसे राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है और है एक शब्द है। ठीक है, तो इन्होंने मिलके एक अर्थ प्रदान किया है पूरे भाषा को। तो एक पूर्ण जो है, पूर्ण इकाई के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, या पूर्णतः कह सकते हैं, या फिर पूर्ण इकाई होती है वाक्य हमारी। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य होती है। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं ध्वनि के बारे में है। क्या कहता है, ध्वनि, ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। हमने अभी 3 पॉइंट्स में इसको बार बार देखा कि क्या है, ध्वनि ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है और खंड करना इसको संभव नहीं हो पाता है। मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि इस अ को खंडित कीजिए तो आप इसको खंडित नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर क में हलंत लगा के लिखा जाएगा तो आप इसको खंड नहीं कर पाएंगे। वही अगर क को बिना हलंत के एक अक्षर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो आप इसको खंडित कर सकेंगे। कैसे खंडित करेंगे हम लोग, क को हलंत और अ की मात्रा में इसको अलग अलग तोड़ा जा सकता है। तो इसको खंडित किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये अक्षर है। लेकिन ये सब क्या है, ये आपके वर्ण है या ध्वनि है। क्या है, वर्ण या ध्वनि है, जिसको कभी भी आप खंडित नहीं कर सकते, है ना, खंड करना संभव नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि कौन सी ऐसी भाषा की इकाई है जिसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते, तो वो हमारा वर्ण हो जाता है या ध्वनि हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब जो भी हम लोग बोलते हैं, जैसे क हमारे मुंह से निकलता है या अ, तो इस मौखिक अभिव्यक्ति को ही ध्वनि बोला जाता है। लिखा हुआ वर्ण है, लेकिन जो हम लोग उच्चारण करते हैं वो इनकी ध्वनि कहा जाता है, इनका नाम ध्वनि हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने अगला जो टॉपिक है वो है लिपि का। लिपि, देखिए लिपि जो है भाषा का आदान प्रदान, है ना, बोलकर होता है। हम लोग कोई भी भाषा को जब आपस में बोलते हैं तभी एक भाषा का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है भाषा, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। बोलने के लिए तो हमने भाषा का मौखिक रूप अपना लिया है, लेकिन भाषा को लिखना पड़ता है, जिसको लिखित भाषा बोला जाता है। तो लिखित भाषा को लिखने के लिए उनकी मूल ध्वनियाँ कैसी होंगी ना, मूल ध्वनियाँ तो एक ही जैसे निकलती हैं। जैसे क की ध्वनि हमारी निकलती है, वो हर जगह वैसे ही ध्वनि उसकी निकलेगी। तो उसके लिए कोई कोई चिन्ह बनाया गया है ना, चिन्ह बनाया गया है। जैसे कि हिंदी में हम लोग क कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, वही इंग्लिश में क को के माना गया है। तो हम देखे हैं कि यहीं पे 2 तरीके से क को लिखा गया। तो वही है कि चिन्ह, ये हमारा एक क्या है, सिंबल है। ये भी हमारा क्या है, एक सिंबल है, चिन्ह है। तो मान लिए जाते हैं, जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। मतलब कि जैसा सिंबल होगा वैसी ही लिपि को बना दिया गया है। तो एक उस लिपि को नामकरण कर दिया जाता है कि यह देवनागरी लिपि है, यह रोमन लिपि है, यह गुरुमुखी लिपि है। तो यहाँ पे दिया जाता है कि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं, है ना। एक चिन्ह को क्या किया गया है, एक चिन्ह को डिनोट किया गया है, सिंबल को, और उसी को क्या किया गया है, नाम दे दिया गया है। तो हमारा वो लिपि नाम में शो करने लगता है। जैसे कि हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। हम लोग जब भी एग्जाम्स वगैरह में हमसे अगर हिंदी में हमें आंसर करना होता है तो हमें लिपि को देवनागरी में लिखना होता है। तो क्या हो जाता है, लिपि जो है वो देवनागरी है हिंदी की। तो इसको आगे हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं जैसे कि बहुत सारी लिपियां हैं। अगर देखिए क को हम लिखते हैं तो ये क का सिंबल है ना। ये किसके लिए है, तो देवनागरी के लिए ये सिंबल है ना। देवनागरी के लिए ये सिंबल है। देवनागरी लिपि का ये क्या है, क सिंबल है। ठीक है, क का सिंबल देवनागरी लिपि में ऐसा होता है। वही अगर हम रोमन की बात करें, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में अगर हम लिपि की बात करें तो उसकी लिपि रोमन होती है और इसको हम लोग डिनोट के से करते हैं। तो ये भी सिंबल क का क्या हो गया, बदल गया। हमारे रोमन लिपि में इसका सिंबल बदल गया।
ठीक है। वैसे ही पंजाबी में लिखेंगे तो गुरुमुखी लिपि हमें लिखना पड़ेगा, है ना। पंजाबी की जो लिपि होती है वो क्या होती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी लिपियों को थोड़ा सा हम हिंदी और अंग्रेजी को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे कि ये किस लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हम उसी हिसाब से देते हैं। और देखिए सबका अलग अलग लिपि हो जाता है और लिखने के लिए उनका संकेत भी अलग अलग हो जाता है। तो हम जिस लिपि में पढ़ाई करते हैं हमें वही समझ में भी आता है। जैसे अभी हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये लिपि जो लिखा गया है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा देखिए यहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्णमाला को अब बांटा गया है ना। ऊपर हमने देखा था कि वर्णमाला में दो तरीके की मालाओं को हम लोग देखते हैं, एक स्वरों की माला और एक व्यंजन की माला। स्वरों की माला हमारी अ से लेके अह तक की होती है और व्यंजन की माला क वर्ग से लेकर प वर्ग तक और फिर य से लेकर ज्ञ तक की मानी गई हैं। इसमें बहुत सारे व्यंजन हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है और यहाँ पर य से ज्ञ तक में भी बहुत सारे व्यंजन हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है। तो हम इस मालाओं को जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्वर की माला है और उसके कितने टाइप्स होते हैं या फिर इनका उच्चारण स्थल कहाँ से होता है। तो हम इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे जो है कुछ है उसको कर लेते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा है। देखिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि अर्थ के आधार पे या पूर्णतः या फिर एक लिपि के बारे में कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि सीधे सीधे हमारा आंसर कहाँ पे जाएगा, वर्ण पे जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला अभी हमने पढ़ा था, किसे कहते हैं, क्या शब्दों के समूह को कहते हैं, नहीं। वर्णों के संकलन को, हाँ वर्णों के संकलन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं। लेकिन क्या कहीं भी वर्ण लिखे रहेंगे तो वे वर्णमाला कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। शब्द गणना को, नहीं, शब्दों की तो बात नहीं हो रही थी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, देखिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, सिर्फ संकलन को वर्णमाला नहीं कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंजाबी जो भाषा है अभी हमने पढ़ा कि किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्या है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आंसर इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 4th नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अभी हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था और ये जो लिखी गई है वो हिंदी की ही लिपि है। तो ये किस लिपि में लिखी गई है, ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो जवाब होगा वो हमको आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंग्रेजी भाषा को लिखने की लिपि क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है अब इसका जो बचा हुआ अगला पार्ट होगा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको जो है वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको लाइक और शेयर कर देंगे। और यहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट के वीडियो आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है।
ठीक। ये जो भी हमने पढ़ाई अभी की है इसका नोट्स आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा? टेलीग्राम चैनल पे, बिकम टीचर के टेलीग्राम चैनल पे होगा। तो यहाँ पे बिकम टीचर सर्च करेंगे और वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर देंगे, बिकम टीचर। तो वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर देंगे और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।